सोचो यार, अगर आप डियोगो सिमियोनी हो और आप एटलेटिको डी मैड्रिड के फैन हो तो इस वक्त आपके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। 4 दिन पहले रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 120 मिनट की फुटबॉल खेलकर आप पेनल्टी शूट आउट पे इसलिए बाहर हो जाते हो कि जूलियन अल्वारेज की वो पेनल्टी डबल टच थी और आप यूसीएल से नॉकआउट हो जाते हो। और अब ला लीगा में डू और डाई टाइटल रेस का गेम, वहां पर आप 90th मिनट में जाकर 2 गोल कंसीड कर लेते हो और एक तरह से टाइटल रेस से बाहर हो जाते हो। तो 4 दिन में 2 हार्ट ब्रेक्स आपको मिले तो आपको कैसा लगेगा भाई। इट्स वेरी हार्ड टू बी अ डिएगो सिमियोनी एंड एथलेटिको मैड्रिड फैन। यार, कमाल का गेम हुआ। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना ने इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेली पहले 70 मिनट तक और ये गेम वाकई में बहुत मुश्किल था और लग नहीं रहा था कि बार्सिलोना ये गेम जीतेगी, स्पेशली जब आप 2-0 के साथ डाउन हो गए। मैंने कल प्रीव्यू में भी आपको यही बात बताई थी कि इस गेम के अंदर सिम्योनी हराम बॉल खेलेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि इस गेम में अगर रिजल्ट नहीं भी आता और वो मैच ड्रॉ भी कर लेते हैं ना कहीं वो टाइटल रेस के अंदर बने होंगे, लेकिन वो ये मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और होता क्या है कि बार्सिलोना आज कोई इतनी अच्छी फुटबॉल नहीं खेल रही थी और हम लोग लो ब्लॉक और उसके बाद मिड ब्लॉक को तोड़ नहीं पा रहे थे। जो चांसेस हम लोगों ने बनाए थे उन चांसेस को हम अवेल नहीं कर पा रहे थे। 5वें मिनट में लामीन जमाल को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था गोल स्कोर करने का, लेकिन पोस्ट को लग के बॉल बाहर चली जाती है और हम लोग वो चांस जो है मिस कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 44th मिनट में लेवेंडोस्की को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, लेकिन वो छक्का मार देते हैं। और क्या होता है कि वहीं पर जब ओब्लाक गेम को स्टार्ट करते हैं वो एक लॉन्ग बॉल डालते हैं और उसके बाद उसी के ऊपर बार्सिलोना गोल कंसीड कर लेती है। और जूलियन अल्वारेज जो है वो एक, आपको पता है कि उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी जा रही है, बड़े कमाल की फिनिशर हैं। वो एक फिनिश करते हैं, कटबैक उनको बॉल मिलता है और बार्सिलोना वो हाफ 1-0 के साथ डाउन जाती है। बारसा इस गेम में फिजिकली इतना अच्छा नहीं दिख रही थी। लग ऐसा रहा था कि एथलेटिको 120 मिनट की फुटबॉल खेल के नहीं बल्कि बारसा खेल के आई है, क्योंकि बारसा प्लेयर्स जो हैं वो बहुत थके थके से लग रहे थे, फटीग में लग रहे थे। समझ में नहीं आया क्यों। और बारसा ना तो गेम कंट्रोल कर पा रही थी, ना ही बार्सिलोना चांसेस ज्यादा क्रिएट कर पा रही थी। आज की जो लाइनअप थी ना उसके अंदर, जो मैंने कल आपको प्रीव्यू में भी बताया था कि यहाँ पर आपको मिडफील्ड के अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकती हैं, और वही हुआ कि फ्रैंकी डियोंग जो है उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था, कसाडो ने उनकी जगह पर स्टार्ट किया था। लेकिन ये फोर्स्ड जो है चेंज थी, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग के बारे में न्यूज़ यही आ रही थी कि उनको कुछ स्टमक प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से उनको इस गेम में खिलाया नहीं गया, इवन कि वो बेंच पे भी नहीं थे। तो उस कसाडो ने ये गेम स्टार्ट किया जिसकी वजह से मिडफील्ड के अंदर हम गेम इतने अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। और आज पैड्री का गेम भी उतना अच्छा नहीं था, कुछ हैवी टचेस ले रहे थे पैड्री भी, उनके पासेस जो है वो पिन पॉइंट नहीं थे, उनके पासेस जो है वो टूट रहे थे रास्ते में। तो आज पैड्री का भी गेम इतना अच्छा नहीं था। लेकिन क्या होता है कि सेकंड हाफ के अंदर मुझे इस बात का पता था कि फ्लिक टीम के साथ कुछ ना कुछ बात करेंगे और बार्सिलोना इस गेम को टर्न अराउंड करेगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से बार्सिलोना ने पहला हाफ गुजारा ना, मुझे लग नहीं रहा था कि हम ये मैच जीतेंगे। अब सेकंड हाफ में भी हम लोग कोई इतनी अच्छी फुटबॉल खेल नहीं रहे थे और होता क्या है कि हम लोगों ने सेकंड गोल भी कंसीड कर लिया और स्कोर किसने किया? सोरलोथ ने। अब ये सोरलोथ वाली जो कहानी है ना, ये बड़ी दुखी चल रही है आजकल, क्योंकि सोरलोथ जब भी आते हैं और बारसा को पेल के चले जाते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि यार ये पिछली 2 गेम्स में भी इन्होंने हमें हर्ट किया था, आज भी हर्ट किया, तो अब 2-0 के बाद से वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और सोने पे सुहागा क्या होता है कि यार हैंडबॉल होता है डीपॉल का, और मुझे समझ में नहीं आया कि वॉर ने चेक भी किया, एक्सटेंडेड हैंड था, आप उसको नेचुरल पोजीशन पे भी नहीं कह सकते, और आपने जो है वो गोल दे दिया। मतलब किस किस्म की रेफरिंग थी ये, मतलब पूरा पूरा रॉबरी करने का प्रोग्राम बनाया हुआ था यहाँ पर ला लीगा ने, और 2-0 के साथ हम डाउन थे। अब लेवेंडोस्की, जिनका पूरा गेम बड़ा खराब जा रहा था, जैसे ही बारसा दूसरा गोल कंसीड करती है और उसके बाद लेवेंडोस्की को चेस्ट पे बॉल मिलती है, वो बॉल उतारते हैं और भाई आपने सोचा भी नहीं होगा कि लेवेंडोस्की उसको फिनिश कर देंगे। मतलब एक प्लेयर की इतनी बुरी फॉर्म चल रही है और वो इतनी वर्ल्ड क्लास फिनिश कर दें तो भाई क्या ही बात है। तो लेवेंडोस्की का वो जो गोल था उसके बाद से बार्सिलोना की स्पिरिट्स वापस आई, बार्सिलोना टीम के अंदर जान आ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि आप
हैंसी फ्लिक को जो है वो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। हैंसी फ्लिक ने उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशंस किए ना, वो सब्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए ना लॉजिकली तो वो मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन भाई उसकी सब्स्टिट्यूशन ने काम करके दिखाया। अब आप ये देखो कि ओल्मो पिच के ऊपर ज्यादा बेटर प्ले नजर आ रहे थे लेवेंडोस्की से, लेकिन उसने ओल्मो को बाहर बुलाकर फेरान टोरेस को डाल दिया, और उसके बाद उसने कसाडो को बाहर बुला के एरिक गार्सिया को डाल दिया। एरिक गार्सिया, मतलब एरिक गार्सिया को डालने का मकसद पता क्या था? एरिक गार्सिया ऑन द बॉल काफी अच्छे प्लेयर हैं और वो सीडीएम पोजीशन पे भी खेल लेते हैं, तो वो मिडफील्ड में गेम को कंट्रोल करना चाह रहे थे। और फिर क्या होता है कि रफीनिया जो कि पूरी गेम में आपको नजर नहीं आ रहे थे, रफीनिया का इस पूरे सीजन में सबसे जो कमाल की उनकी जो बात है ना, वो ये है कि वो इम्पैक्टफुल हैं, जब जरूरत होती है वो उस वक्त आपको नजर आते हैं। फेरान टोरेस आते हैं और फेरान टोरेस को वो एक पिन पॉइंट हेडर देते हैं और फेरान टोरेस का एक कमाल का फिनिश होता है। इस सीजन के अंदर फेरान टोरेस अगर बैलन डोर मिलता हो ना सब्स्टिट्यूट प्लेयर को, तो फेरान टोरेस को जाएगा। भाई सब्स्टिट्यूट होकर वो दिसंबर से मेरे ख्याल से अब तक 12 गोल मार चुके हैं, अगर मेरे स्टैट्स गलत नहीं है तो। आज भी उन्होंने ब्रेस मार के गेम को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर गेम खत्म नहीं होती, यहाँ पर होता क्या है कि फ्लिक दोबारा से सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। यहाँ पर जब वो सब्स्टिट्यूशंस करते हैं ना, वो क्या करते हैं, बाल्दे को बाहर बुला लेते हैं और वो जेरार्ड मार्टिन को डाल देते हैं, उसके बाद वो कुंदे को बाहर बुला लेते हैं और उसके बाद अरोहो को डाल देते हैं। तो क्या होता है कि लगता ये कि जो फ्लिक है ना वो चाहते हैं कि यार अगर 2-2 के साथ भी गेम जा रही है ना तो मेरे ख्याल से हमें फ़ायदा है, हम तब भी टाइटल रेस में एडवांटेज में रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 2 ऐसे डिफेंडर्स डाल दिए जो कि सरलोथ को एंगेज कर सकें, क्योंकि सरलोथ फिजिकल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जेरार्ड मार्टिन भी डिफेंसिवली अच्छे हैं और उसके बाद अरोहो भी डिफेंसिवली अच्छे हैं। तो उन्होंने ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस की और इन सब्स्टिट्यूशंस का फ़ायदा ये हो कि हमने सरलोथ को उस तरह से हिलने नहीं दिया। लेकिन बार्सिलोना ने दूसरी तरफ अटैक बनाए रखे और भाई फिर लामीन यमाल, उनका गोल ठीक है थोड़ा लकी गोल है, डिफ्लेक्शन के साथ उनका गोल आया, लेकिन वी डिजर्व इट। देखो एटलेटिको के लिए आप कहीं ना कहीं जो है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हो कि यार अभी 4 दिन पहले वो यूसीएल से भी बाहर हो गए बिल्कुल आखिरी मिनट में, और आज भी जब 92nd मिनट के अंदर लामीन यमाल गोल मारते हैं तो दुख होता है थोड़ा थोड़ा उनके लिए भी। लेकिन जिस तरह के हरामीपना कर रहे हैं ना इस वक्त, सॉरी टू से सिम्यूनी, और उसके बाद उसके बेटे ने जो हरकत की थी कुंदे का रेड कार्ड लेने के लिए, सेकंड कार्ड लेने के लिए, तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार ठीक है इनके साथ यही होना चाहिए। बार्सिलोना 3-2 कर लेती है और उसके बाद अब टाइटल रेस में बने रहने के लिए एटलेटिको डी मैड्रिड को इस गेम में दोबारा वापस आने के लिए गोल स्कोर करना होता है, और वहां पर वो एक और गलती करते हैं और फेरान टोरेस एक कमाल का फिनिश कर देते हैं। तो भाइयों ये गेम का पूरा पस मंजर था। बार्सिलोना ने दोबारा कमबैक कर लिया और टेबल के ऊपर अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो भाई इस वक्त बार्सिलोना एडवांटेज में है। देखो मैं एक ही बात बोलता रहा हूँ पिछले 2 महीने से कि हमारी 2 गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो हमारी डायरेक्ट राइवल्स के अगेंस्ट होंगी, एक एटलेटिको वाली और एक हमारा अल क्लासिको। एटलेटिको का गेम हम लोगों ने जीत लिया, अब हम एडवांटेज में हैं। अब हमारे पास कहीं ना कहीं कुशन है, अगर हम लोग अल क्लासिको में खुदा ना खास्ता मैच हार भी जाते हैं ना तो एक तो गोल एडवांटेज हमारे पास है, हेड टू हेड में भी हमें मैड्रिड को 4 गोल से ज़्यादा पे हराना होगा, तब जाके वो हेड टू हेड पे हमें बीट करेंगे और टॉप स्पॉट वो ले सकते हैं इन केस अगर सीजन सेम पॉइंट्स के साथ खत्म होता है। तो बार्सिलोना के पास एडवांटेज है और यहाँ से बार्सिलोना ला लीगा टेबल के ऊपर फेवरेट है, ला लीगा जीतने के लिए फेवरेट है। और अगर हम बाकी के फिक्चर्स उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं बारसा के कुछ फिक्चर्स ज़्यादा ट्रिकी हैं, क्योंकि मैड्रिड ने होम के ऊपर फिक्चर्स खेलने जो तो थोड़े उनके मुश्किल फिक्चर्स हैं, और एटलेटिको के फिक्चर्स भी होम के ऊपर हैं ज़्यादातर जो उनके थोड़े से मुश्किल फिक्चर्स हैं। लेकिन बारसा को ये मैच जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो गया है इस टाइटल रेस के अंदर। अब प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन कर लेते हैं। शेजनी यार उनको मतलब जो 2 गोल उन्होंने कंसीड किए उनको तो ब्लेम किया नहीं जा सकता। कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज, आज हमने 2 गोल कंसीड जरूर किए लेकिन इन दोनों प्लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी और हम लोगों को जो दोनों गोल पड़े हैं वो एक तरह से काउंटर के ऊपर पड़े हैं और दोनों गोल्स जो है वो कट बैक के ऊपर हुए, तो दोनों जो हमारे सेंटर बैक थे वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे। उसके अलावा कसाडो का गेम इतना अच्छा नहीं था, पैड्री का गेम भी उस लेवल का नहीं था जिस तरह से वो खेलते रहे, लेकिन पैड्री ने 3 गेम्स खेली एथलेटिको के अगेंस्ट और तीनों गेम्स में असिस्ट किए हैं, तो ठीक है यार कभी कभी हो जाता है। उसके अलावा बाल्दे का गेम
ठीक है डिसेंट था, कुंदे का गेम डिसेंट था, और उसके बाद ओल्मो ने 2-3 बड़े अच्छे चांसेस क्रिएट करके दिए। वो जो जिस काम के लिए उनको नंबर 10 पोजीशन के ऊपर खिलाया जाता है वो अपना काम कर रहे थे, उनका गेम डिसेंट था। उसके अलावा यार लामीन यमाल, देखो यार लामीन यमाल 17 साल की उम्र में ना मैंने मेसी और रोनाल्डो को इस तरह की फुटबॉल खेलते नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ये बंदा अगर अपनी फुटबॉल पे तवज्जो देता रहा और फोकस्ड रहा तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और फ्यूचर का गोट ये बंदा हो सकता है। इस एज में 17 साल की उम्र में मैंने मेसी को इस तरह की फुटबॉल इतनी मेच्योरिटी के साथ खेलते हुए नहीं देखा था। ठीक है शायद मेसी के लेवल को ये नहीं पहुंच सकेगा, शायद मेसी इज़ समथिंग एल्स, लेकिन भाई फिर भी लामीन यमाल जो इस वक्त कर रहा है ना वो भी किसी और के बस की बात नहीं है। लेवेंडोस्की ने भाई एक डिसाइसिव गोल स्कोर कर दिया। रफीनिया मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि उनका गेम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उनकी रिकवरी पेस और डिफेंस को उन्होंने सपोर्ट किया। मिडफील्ड में आपको नजर आ रहे थे, स्पेशली जब हम लोग को 2-0 डाउन थे तो रफीनिया ने अब फिर आज की गेम में इम्पैक्ट डाला। और फिर फेरान टोरेस, बैलन डोर टू हिम, सब्स्टिट्यूशन का अगर बैलन डोर मिलता हो तो फेरान टोरेस को बैलन डोर जाता है, और यह फ्लिक को आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते। तो यार ये थी आज की वीडियो। अब है तकरीबन 2 हफ्ते का ब्रेक, इंटरनेशनल गेम्स जो हैं वो आएंगी, नेशनल ड्यूटी पे प्लेयर्स जाएंगे। आई होप कि बारसा के सारे प्लेयर्स जो हैं वो इंजरी फ्री होकर वापस आएँ। तो यार इस जीत के बाद वीडियो को लाइक करना बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। विस्का बारसा।